हे स्मार्ट पीपल, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और हमारी आज की इस इंटरेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। राइट? हाँ, सेक्स एजुकेशन पढ़ाएगा अब तो इनको। ये वही चैप्टर है ना जिसमें टेढ़े मेढ़े नाम आते हैं। लोग क्या कहेंगे? ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में भी होंगे ना जो बोलते हैं कि इतना कम समय बचा है, नीट कैसे करेगा? तो ऐसी गोली मारो इन लोगों को। दुनिया का काम है कहना, बोलने दो, है ना? तो वेल स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को जिसमें हम 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं ऑन दिस चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले सवाल जो आपके सामने होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सवाल को देखेंगे, खुद से उसको एनालाइज करेंगे और देन उसका आप सॉल्यूशन जो है देख रहे होंगे। राइट? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है सहेली इज अ डैश। तो सहेली जो है वो क्या है? बेसिकली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है या सर्जिकल स्टेरिलाइज मेथड है फॉर द फीमेल्स, डायफ्राम है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन मेथड है फीमेल्स के लिए। तो ये तो हमें बताइए फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होती है, मगर फॉर व्हाट पर्पस ये आपको बताना है। ठीक है? होपफुली क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए इस सवाल के अंदर, तो देखो ये टॉपिक जो है ना सहेली वाला, इट इज फ्रॉम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है? तो ये है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और ये जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना, ये 3 तरह की होती हैं अगर आपको पता हो तो। एक होती हैं आपकी कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल जिसमें आपके दोनों हार्मोन्स आते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड होती है आपकी पीओपी विच इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। और तीसरी होती है आपकी नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है? नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। और इसमें आपका जो एग्जाम्पल सवाल पूछा गया है वो इसमें आता है आपका, दैट इज नथिंग बट सहेली। ठीक है? सहेली जो है इसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सहेली जो है ये पहली चीज तो लखनऊ के अंदर CDRI ने इसको बनाया था। ठीक है? तो CDRI इन लखनऊ। फाइन। तो CDRI क्या है आपका? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे इसको बनाया गया था। और इसके अलावा इसको आप ट्वाइस अ वीक पिल भी कहते हो, ट्वाइस अ वीक पिल। मगर इनिशियल डेज में आपको इसको लाइक विद इन अ वीक लेना पड़ता है, बट इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्वाइस अ वीक पिल। और ये बेसिकली सहेली जो है इसका बहुत अच्छा काम है कि ये करती क्या है, ये ना जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं ना यूटेरस के अंदर, उसको प्रिवेंट उसको ब्लॉक कर देगी। तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन एनी हाउ नहीं हो पाएगा, चाहे फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओवुलेशन हो जाए, बट स्टिल एनी हाउ इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है। तो वी कैन से व्हाट डज इट डू? इट बेसिकली प्रिवेंट और वी कैन से ब्लॉक द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन, इट ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस। तो अगर इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ये वाली जो है ये आपको प्रिवेंट करेगी किससे? इम्प्लांटेशन से। प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। ठीक है? और इस सहेली पिल में कौन से वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए? तो वह है आपका सेंट्रोक्रोमेन। सेंट्रोक्रोमेन। तो सेंट्रोक्रोमेन जो है केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपके लिए शायद सफिशिएंट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि क्या होती है, एक तरह की ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो कि फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं। ठीक है? तो इज द करेक्ट आंसर। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेइंग दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रो वेरी लाइक फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस। तो आज आपको पता है पागलों की तरह हमारे लाइक लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वी आर हैविंग टू मनी पॉपुलेशन। आई थिंक सेकंड नंबर पे है हमारा इंडिया जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे। हालांकि ये कोई है ना प्राउड करने वाली बात नहीं है। तो वेल ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है बेसिकली? तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इन लाइक बिकॉज ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है वो कम हो गया है, या फिर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। इस कारण की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ रहा है। या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप, जो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके जो एज ग्रुप है लोग हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्या ये कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो आपको आंसर बताना है। ठीक है? तो होपफुली आपने क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखा जाए तो पहला कह रहा है कि हाँ भाई पहला ऑप्शन तो सही है कि क्या हुआ है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जैसे जैसे आपको पता है हॉस्पिटल्स मेडिकेशंस इंक्रीज हुआ है, इस वजह से क्या हुआ है, विद टाइम
with time, MMR and IMR, which is maternal mortality rate, maternal mortality rate and infant mortality rate. infant mortality जो रेट है ना वो क्या हुआ है, वो बेसिकली डिक्रीज हो गया है। तो डेथ कम हो रही है, डेथ कम हो रही है तो क्या हो रहा है, हालांकि अच्छी बात है डेथ कम हो रही है, मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पॉपुलेशन पे कि यार पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होती जा रही है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यार आपने जो इकोसिस्टम चैप्टर है ना, इकोलॉजी यूनिट के अंदर आप एक ग्राफ पढ़ते हो कुछ इस तरीके का, जिसमें सबसे पहले आप लिखते हो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं कौन से, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल, और सबसे ऊपर आते हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यार ऐसा वाला जो ग्राफ है ना, या ऐसा वाला जो पिरामिड है वो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, इसे आप कहते हो इंक्रीजिंग पिरामिड, इंक्रीजिंग पिरामिड ऑफ एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यार हमारे इंडिया में जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं ना, जो मतलब अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन आने वाले समय में ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो वाला नंबर ज़्यादा है। और जब आपका बेस ज़्यादा होता है ना, तो आपकी पॉपुलेशन भी एनी हाउ उस कंट्री की इंक्रीज करने वाली होती है, बिकॉज यही वाले वो लोग हैं जो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर अगर मैं देखा जाए तो हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पीपल है वो 100 लोग हैं, ठीक है, और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो 200 लोग हैं। तो यार आने वाले समय में 100 लोग जो थे वो तो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन 200 में से वो 100 लोग तो कर ही रहे हैं, अब 100 लोग और एक्स्ट्रा आ गए हैं जो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो एनी हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि यार हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप के पीपल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये वाला नंबर ज़्यादा होगा, सेकंड वाला भी ज़्यादा होगा, तो एनी हाउ क्या होने वाला है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है, जो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट। और पोस्ट वाले अगर ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, राइट। तो सेकंड इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन, बिकॉज हमारे पास क्या है, रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप के जो पीपल है ना वो कैसे हैं, ज़्यादा है। तीसरा वाला गलत है, क्या अगर हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होते ना तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन मार रही होती, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगले सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेइंग दैट ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आप किसे मानते हो, है ना सर, आइडियल पर्सन सुना है, आइडियल गोल सुना है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो इट्स लाइक एक कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप चाहते हैं कि लोग यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सके, तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए। पहली बात, वो चीप होना चाहिए। सोचो कि अगर 5,000 रुपये का कॉन्डम बिक रहा है, कौन लेगा उसको, कोई नहीं लेगा, है ना। तो इट्स लाइक इट शुड बी चीप, तो वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेसी प्रोवाइड ना करे उस कपल को या उस पर्सन को, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना है एंड डॉक्टर उसे अप्लाई करवाएगा, तो अगेन कोई नहीं चाहेगा ऐसा, तो ठीक है। तो वो प्राइवेसी प्रोवाइड करना चाहिए। तीसरा, इफेक्टिव होना चाहिए, अगर काम ही ना करे तो किस बात का कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। चौथा, आप कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो सेक्शुअल डिजायर्स में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं लाना चाहिए, राइट, अदरवाइज कपल विल नॉट यूज दैम, ओके। तो हम कह सकते हैं कि क्या वो फ्रेंडली होना चाहिए, यस, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड करे कपल को। सेकंड, आप कह सकते हैं कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, यस, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, नॉर्मली केमिस्ट शॉप पे वो मिलना चाहिए। क्या वो इनफेक्टिव होना चाहिए, नहीं, अगर इनफेक्टिव होगा तो फिर लल्ला आ जाएगा, नई खुशखबरी आ जाएगी घर के अंदर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, हाँ अगर रिवर्सिबल है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि यार वो जो STDs हैं उनसे भी प्रिवेंट करे, ये भी एक अच्छे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की निशानी होती है। लास्ट कह रहा है इट शुड इंटरफेयर विद द सेक्शुअल एक्टर्स, नो, ये सेक्शुअल डिजायर्स के साथ इंटरफेयर ना करे, अदरवाइज कपल विल नॉट यूज इट। सो वी कैन से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एंड रेस्ट आर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4th क्वेश्चन पे। इन एमनियोसिंथेसिस द फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम, तो एमनियोसिंथेसिस जो होती है उसमें से आप फ्लूइड कहाँ से निकालते हो।
तो पहले तो क्या होता है एमनियोसिंथेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हो, एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द फीटस, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ, व्हाट इज दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ amniotic fluid by needle from fetus, by needle, ठीक है। एक निडल की मदद से आप क्या करोगे, फीटस में से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालोगे। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्यों ऐसी फालतू की एक्टिंग कर, मतलब ये काम करना, तो एक्चुअली फालतू ही काम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास यूज़ होगा इसका। तो इसका यूज़ क्या होने वाला है कि इसकी मदद से जो हमने एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला है, वो एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या एक्चुअली में। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव दिस बेबी हेयर, तो इस बेबी के पास क्या है, ये है एमनियोटिक, ये है एमनियन, और एमनियन के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो ये एक तरह का फ्लूइड है जो कि सराउंड कर रहा है किसको, ये एक तरह का फ्लूइड है जो सराउंड कर रहा है फीटस को, और जो आपके पास एम्ब्रियो है उसकी कुछ कुछ सेल्स जो होती है ना, एपिडर्मल सेल्स, वो टूट के इस पर्टिकुलर फ्लूइड में आती रहती है। तो जब आप उस फ्लूइड को बाहर निकालोगे तो उसमें क्या है, इस फीटस की सेल्स भी हैं। अब आप सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, कैरियोग्राफी, मतलब आप सेल्स के क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी कर सकते हो। और आपको पता है क्रोमोसोम्स ही तो हैं जिसमें आपकी सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, राइट। तो आप अगर आपने उस सेल को स्टडी कर लिया तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अगर कोई जेनेटिकल डिसीज है इस बेबी के अंदर तो आप पता लगा सकते हैं, बेबी का सेक्स पता लगा सकते हैं, राइट। ये सब आप कर सकते हैं। वी कैन से इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी। हालांकि ये इंडिया में बैन है ना, लेकिन अदर कंट्रीज में ये अलाउड है। सेकंड आप कह सकते हैं कि टू नो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, कि भाई जो बेबी है वो किसी जेनेटिकल डिसऑर्डर से सफ़र तो नहीं कर रहा है ना। अगर वो सफ़र कर रहा होगा और वो ट्रीटेबल नहीं होगा तो इस टाइम पे हम इस बेबी को यहीं पे किल कर सकते हैं, राइट। तो उसका एबॉर्शन करवा देंगे, बिकॉज एनी हाउ ये बेटर नहीं है ना कि एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ पैर ना हो और वो इस दुनिया में आए, तो वो तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इससे बेटर है कि उसको वहीं किल कर दो। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट कर सकते हैं उस टाइम पे, राइट। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज़ देम, एंड वी कैन से जो फ्लूइड हम निकाल रहे हैं बाहर, वो कहाँ से निकाल रहे हैं, वो फ्लूइड हम बाहर निकाल रहे हैं फ्रॉम द फीटस ब्लड, या फिर बॉडी फ्लूइड, या फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। सो फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस, वहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ निडल, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, saying the most important steps to overcome the problem of population explosion। population explosion को प्रॉब्लम को अगर ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैन द एम्ब्रियोसिंथेसिस, बैन द मैरिज, या आपको छोटी छोटी फैमिलीज़ को मोटिवेट करना है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो, अगर एनी हाउ लोग तो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो तो काम है उनका, बिकॉज डार्विन ने भी कहा था एक बार कि ऑर्गेनिजम्स हैव हाई पावर, एनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो लाइक दबा के करना है। अब इन दैट केस क्या हो गया, है ना, अब इन दैट केस क्या हो गया, क्या हम एम्ब्रियोसिंथेसिस को बैन कर देंगे तो उससे कुछ होगा क्या, नहीं। एम्ब्रियोसिंथेसिस तो ऑलरेडी बेबी बॉर्न हो चुका है ना, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैरिज को बैन कर देंगे, ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। दंगे हो जाएंगे, हड़ताल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि है ना। और लास्ट वाला ऑप्शन सही है कि यार आप स्मॉल फैमिलीज़ में कैंपेन चला सकते हो, स्कीम चला सकते हो कि यार अच्छा, अगर इस घर में सिर्फ 2 ही बेबी है तो इनको कुछ गिफ्ट दी जाए, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इट्स लाइक स्कीम चला सकते हो कुछ कुछ, है ना। तो ऐसी चीज़ अगर आप करोगे तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि छोटी छोटी फैमिलीज़ जो है वो मोटिवेट हो, एंड हम दो हमारे दो इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो इस बात को वो समझ जाएं। फाइन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट ऑल ऑफ दीज। आते हैं 6th क्वेश्चन पे, सेइंग लैक्टेशनल एमेनोरिया। आपको अगर याद हो तो हमारे पास नेचुरल मेथड्स थे, है ना। हमारे पास था कैलेंडर मेथड, जिसे आप पीरियोडिक एब्सटेंसेस भी कहते हैं। सेकंड था लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीसरा था हमारे पास कॉइटस इंटरप्टस, राइट। तो ये कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं खरीदना, ये अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस उसमें से एक था लैक्टेशनल एमेनोरिया। और अगर इस शब्द से ही इसका मतलब निकाला जाए तो क्या होता है इस शब्द का मतलब, लैक्टेशन आपको पता है एक पीरियड है जहाँ पे एक मदर जो होती है वो अपने फीटस को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ना, अपना पहला मिल्क प्रोवाइड करवाती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉम। एमेनोरिया, तो इसका मतलब क्या है, लैक्टेशन मतलब लैक्टेशन पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग। और एमेनोरिया का मतलब होता है, देखो मिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस, राइट। और ए मतलब हो गया एब्सेंट,
तो जिस टाइम पे एक मदर जो है वो लैक्टेशन पीरियड से गुजर रही होगी उस टाइम पे उसको मेंसेस नहीं होते, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, राइट। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा है कि वी कैन से एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, सिंपल। ठीक है सर, कारण क्या होता है इसका? ऐसा क्यों है कि जब लैक्टेशन हो रहा है तो उस टाइम पे एमेनोरिया मतलब नो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, नो मेंसेस, ऐसा क्यों है? तो रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली आपको पता है, जब लैक्टेशन पीरियड होता है ना उस टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। प्रोलैक्टिन, इसका लेवल क्या होता है? हाई होता है। और जब इसका लेवल हाई है ना तो क्या होगा, ये एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको? एफएसएच को एंड एलएच को, जो क्या होते हैं आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या रहेगा, एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा और इनके पास नेगेटिव सिंबल जाने की वजह से क्या होगा, इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर इनका प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या ओवुलेशन होगा? नो ओवुलेशन। बस आपको पता है कि एफएसएच ही है जो फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है, एलएच ही है जो एलएच सर्ज लाने की वजह से ओवुलेशन करवाता है। तो जब इनका नंबर ही कम हो गया है तो ना तो ओवुलेशन होगा ना ही फॉलिकल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इस वजह से अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर ओवम जो है वो पहुंच ही नहीं रहा यूट्रस के अंदर, और जब वही नहीं पहुंच रहा तो आपकी एंडोमेट्रियम बनी रहेगी उस टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से मेंसेस जो है स्टॉप हो जाती है, बट दिस पीरियड इज ओनली इफेक्टिव फॉर 6 मंथ। ये पीरियड जो है ये सिर्फ 6 महीने तक ही इफेक्टिव रहता है और इसके रिस्क ऑफ फेलियर भी ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ फेलियर। तो ध्यान रखना कि अगर कपल इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है तो ही हैज़ टू बी वेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि अगर बेबी हो गया तो इन दैट केस दे हैव टू कीप इट, राइट। तो वी कैन से सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। Saying that assertion is the world population was around 2 billion in 1900 एंड उसके बाद वो इंक्रीज हो गई, फट गई कितनी, 6 मिलियन के पास 2000 में। तो देख पा रहे हैं ये डेटा एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डेटा है तो आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। डेटा आपसे कह रहा है कि यार जो 1900 था ना उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 2 बिलियन थी। और जब 1900 से समय आया 2000 का, मतलब 100 सालों के अंदर क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन तक हो गई। आपको पता है इस टाइम पे 2000 वाले टाइम पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी थी? इस टाइम पे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। मतलब 1/6 पार्ट तो सिर्फ इंडिया में थे लोग, बाकी सारे आपके वर्ल्ड के हो जाएंगे। देखा इंडिया में कितनी पॉपुलेशन थी। तो इट्स लाइक दिस इज द डेटा विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन द लॉन्गिविटी ऑफ ड्यू टू द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इनके कम होने की वजह से क्या इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? हाँ, डेथ रेट जो है वो कम हो गया है क्योंकि मेडिकेशन ज़्यादा आ गई है। ठीक है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स हमारे पास काफ़ी अवेलेबल हैं। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है ये भी कम हो गया है, बिल्कुल सही है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है ये भी कम हो गया है, बिल्कुल सही है। तो इनके डिक्लाइन करने की वजह से क्या हुआ है, आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, राइट। तो वी कैन से असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड वी कैन से बोथ आर करेक्ट। सो आप कह सकते हैं कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे बताओ व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आप कह सकते हैं सिंपली कि आपके पास 3 मेजर कारण है कि यार एक तो हेल्थ फैसिलिटीज जो इंक्रीज हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज, वो इंक्रीज हुई है। सेकंड, टेक्नोलॉजी जो है ना वो डेवलप हुई है। ठीक है, और इन कारणों की वजह से क्या हो गया है, पहली बात तो एमएमआर जो है वो डिक्रीज हो गया है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। दूसरा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो गया है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो गया है। इन सब कारणों की वजह से क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो आया है। फाइन, दिस इज करेक्ट। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। सेइंग दैट विच वन इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सबसे सेफ मेथड क्या है जिसमें आप श्योर हो कि यार अगर ये करवा लिया ना तो फिर खुशखबरी नहीं आने वाली और हम सेफ हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि क्या वो रिदमिक मेथड है। रिदमिक मेथड को आप पीरियोडिक एब्सटेंसेस भी कहते हैं और कैलेंडर मेथड भी कहते हैं इसको आप, राइट। तो इसमें आपको पता है कि जो आपका डे 14 से लेके डे 17, आई थिंक डे 12 से लेके डे 21 तक क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है ना। तो इसमें क्या होता है, डे 12 से लेके डे
21 जो है ना ये फर्टाइल पीरियड है, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर जो कपल है वो क्वाइटस में इन्वॉल्व हुआ तो इन दैट केस खुशखबरी आ जाएगी, नया लल्ला घर में आ जाएगा, लल्ला और लल्ली, ठीक है। वी कैन से स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, क्या ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो है क्या वो बेस्ट है बर्थ कंट्रोल के लिए, सेफेस्ट है? हाँ, लेकिन लोग इससे डरते हैं, है ना। लाइक देयर इज़ अ मिथ इन इंडिया, हमारे इंडिया में मिथ है इस बात को लेके कि यार अगर स्टेरिलाइजेशन करवा लिया, है ना, मतलब ट्यूबेक्टोमी या वॉसेक्टोमी करवाया तो क्या होगा कि मेल्स की जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो बनना कम हो जाएगा, मेल्स के मैस्कुलाइन जो क्रिएचर्स हैं, मसल्स डेवलपमेंट वो सब कम हो जाएगी, है ना, या फिर बहुत ब्लीडिंग होगी, एक बड़ी सर्जरी होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। इट जस्ट अ स्मॉल सर्जरी, 5-6 घंटे के बाद वो पेशेंट घर पे जा सकता है आराम से, छोटी सी सर्जरी होती है इसमें, और इसमें टेस्टोस्टेरोन उतना ही लेवल का बन रहा होता है जितना पहले बन रहा था। तो टेस्टोस्टेरोन पे, स्पर्म प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट के स्पर्म्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, ये हम कर देंगे इसके अंदर, राइट। तो दिस इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट मेथड, लेकिन ये परमानेंट है, इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है ना वो बहुत कम है, इस वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, और बाकी कुछ मिथ्स भी हैं, इस वजह से भी लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। फाइन, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं 9 क्वेश्चन पे। सेइंग कॉपर टी जो है इट एक्ट एज अ बैरियर, प्रिवेंट द क्लीवेज, सप्रेसेस द फर्टिलाइजेशन या फिर प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नाइस क्वेश्चन, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। देखो चैप्टर हदमार इजी है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपने चैप्टर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वन शॉट पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूंगा। तो इट्स लाइक वन शॉट का सेशन है, 1 से 1.5 घंटे का सेशन है, उसमें मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, ठीक है। वो एक मैजिकल सेशन है कि उसमें पता नहीं कैसे हो गया, बट हो गया, 1-1.5 घंटे में सब कुछ कवर हो गया है। तो उसको अगर आप देख लेंगे ना तो आई थिंक यू डोंट नीड समथिंग एल्स टू जस्ट डू दिस। और क्वेश्चन ये वाले लगा लीजिए आप, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ईजी है, तो अगर ईजी है तो फिर क्यों ना स्कोर किया जाए, इसमें बिल्कुल किया जाए। कॉपर टी क्या है, क्या ये बैरियर की तरह एक्ट करता है या फिर प्रिवेंट करता है क्लीवेज को, सप्रेसेस फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन से बचाएगा? तो देखा जाए ना तो हम कह सकते हैं कि बैरियर की तरह काम तो नहीं कर रहा, वो तो आपके पास बैरियर मेथड्स अलग होते हैं। प्रिवेंट क्लीवेज, तो क्लीवेज भी में भी प्रिवेंट नहीं करेगा ये, है ना, क्लीवेज के लिए कोई ऐसा नहीं है जो प्रिवेंट कर दे। सप्रेस फर्टिलाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं प्रिवेंट इम्प्लांटेशन टू ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे आती है सोचने वाली बात कि वो फर्टिलाइजेशन को सप्रेस कर रहा है क्या। देखो कॉपर टी जो है करता क्या है, ये यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो अगर ये यूट्रस है ना, तो यूट्रस में कहीं इसको कॉपर टी को ऐसे इम्प्लांट कर देंगे, और इसके 2 काम होंगे कि पहली चीज तो ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है ना, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा, ठीक है, सप्रेस कर देगा। सेकेंड ये क्या करेगा, ये जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्पर्म होती है उसको डिक्रीज कर देगा कि स्पर्म ठीक से फर्टिलाइज ना कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा ये फैगोसाइटोसिस भी करवाता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस भी करवाता है ये। तो ये काम जो है ये बेसिकली किसके होते हैं, आपके इस बेसिकली कॉपर टी के होते हैं। अब ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है क्या, आप खुद सोच के देखो। सो भाई ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आपका सही आंसर होगा, विच इज और सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर विच इज प्रिवेंटिंग या प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना इसका ये दोनों काम तो होंगे, तो बेसिकली स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो मतलब स्पर्म को पहुंचने नहीं देगा, ठीक है, या फिर फैगोसाइटोसिस कर देगा स्पर्म का। तीसरा काम होता है इट ऑल्सो मेक द यूट्रस हॉस्टाइल, इट मेक्स द यूट्रस हॉस्टाइल, तो ये यूट्रस को हॉस्टाइल बनाता है, ठीक है। तो ठीक से इम्प्लांटेशन जो लाइनिंग होती है ना, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्राइन लाइनिंग जो है ना उसको इंटरप्ट कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। फाइन, तो वी कैन से डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 10th क्वेश्चन पे। सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, इनमें से कौन सा वाला हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है आपको वो बताना है। तो आपको पहले सारी की सारी आयोडीज पता होनी चाहिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखें आंसर, देखो टाइप्स ऑफ आयोडीज कौन कौन सी होती है हमारे पास। अगर आयोडीज के टाइप्स की बात करें तो आप कह सकते हो हमारे पास 3 तरह की आयोडीज हैं। एक होती है आपके पास नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, एक होती है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, या इसी को आप कहते हो नॉन हार्मोनल आयोडीज, हार्मोनल आयोडीज। सेकेंड होती है मेडिकेटेड, या इसी को आप हार्मोनल आयोडीज भी कहते हो।
हार्मोनल आयोडीज, और तीसरी आपकी होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। फाइन। अब मेन मुद्दा इनको याद रखना नहीं है, मेन मुद्दा है कि आपको इनके एग्जाम्पल्स एनी हाउ पता होना चाहिए, राइट। तो पहली बात की जाए नॉन मेडिकेटेड या फिर नॉन हार्मोनल, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं लिपेज लूप। लिपेज लूप ये जापान या चाइना में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इट्स लाइक ये रिलीज करवाते हैं आपका बैरियम सल्फेट, और BaSO4 के आपका स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है, स्पर्म किलिंग एजेंट। फाइन। तो इस तरीके से जो स्पर्म आ रहा है उसको किल कर देंगे, एंड दैट इज हाउ वी कॉल देम नॉन मेडिकेटेड। सेकंड आपके पास होता है मेडिकेटेड या फिर हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन जो है इनका लेवल इंक्रीज कर देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि यार अगर कोई यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन अगर इनका लेवल ज़्यादा है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है LH और FSH का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको पिछले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में सिखाया था, है ना, क्वेश्चंस के दौरान। तो आपको अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये कम होंगे। इट्स लाइक दे आर द मॉनिटर एंड दे आर द स्टूडेंट्स। जब मॉनिटर प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब स्टूडेंट्स शांत रहेंगे, ठीक है। तो वी कैन से ये क्या करते हैं, ये इनके पास प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएंगे। प्रोजेस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो FSH और LH है इनका लेवल कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। फाइन। तो इसमें दो एग्जांपल्स आते हैं आपके, एक आता है आपका LNG20 लिवोनोगेस्ट्रॉल। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लिवोनोगेस्ट्रॉल 20। फाइन। सेकेंड आपके पास होता है कौन सा वाला, वी हैव द प्रोजेस्ट्रासर्ट। प्रोजेस्ट्रासर्ट। तो ये दो एग्जांपल्स है किसके, आपके मेडिकेटेड के, और कॉपर रिलीजिंग में तीन एग्जांपल्स आते हैं, दैट इज CUT, CU7 आई थिंक, है ना, हाँ CU7, और मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। फाइन। We can say option number A is the correct answer, which is your hormonal releasing IOD, which is progesterone and LNG20. फाइन, डन है, हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन, सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस जो होता है एक प्रोसेस है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकल डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप जानते हैं जॉन्डिस जो है वो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं होता, तो कैन नॉट डिटेक्ट जॉन्डिस। तो ये जॉन्डिस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को ये डिटेक्ट कर लेगा, साथ में सेक्स ऑफ बेबी को भी ये पता लगा लेगा। तो वी कैन से डी इज द करेक्ट आंसर, जॉन्डिस को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं 12th क्वेश्चन, सेइंग दैट वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर जनरली नॉट वेरी वेल अडेप्टेड। तो वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो होता है इसको ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करते हैं अडेप्ट, क्योंकि दे आर इनइफेक्टिव, नहीं दे आर इफेक्टिव, दे आर फुल्ली इफेक्टिव एंड सेफ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। सेकेंड वी कैन से प्रोसीजर कैरी वेरी हाई मोर्टिलिटी रेट, क्या इसमें डेथ हो जाती है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। दे आर एक्सपेंसिव सर्जिकल मेथड, या फिर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो लास्ट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप जानते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड जो होते हैं ना आपके पास, विच इज नथिंग बट ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा होता है वासेक्टोमी। ये दोनों ही मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिसमें जो कि एक तरह के परमानेंट मेथड्स होते हैं, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो अगर ये परमानेंट मेथड्स है ना तो इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, सो पुअर रिवर्सिबिलिटी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसलिए लोग इसको कई बार प्रेफर नहीं करते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 13 पे, saying that question number 13 saying that which of the following statement is not correct about the oral contraceptive pills। तो जो oral contraceptive pills है जिसके हमने टाइप्स अभी देखे थे, कौन कौन से, देखो यहाँ पे, ये देखो oral contraceptive pills के ये वाले टाइप्स थे, है ना। इसमें अगर बात की जाए तो कौन सी स्टेटमेंट वहां पे गलत है, आपसे वो ये पूछ रहा है। फाइन, बताओ। तो कह रहा है दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज एंड स्टार्ट प्रेफरेबली फॉर द फर्स्ट 5 डेज। इनको 21 दिनों तक लगातार लेना पड़ेगा एक्सेप्ट द फर्स्ट, और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले 5 दिनों के अंदर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर एक फीमेल है जिसके पास फर्स्ट डे से लेके 28 डे की साइकिल है, तो इसको आप कह सकते हैं 5th डे से लेके 21st डे तक
कंप्लीटली लेना पड़ेगा, और सेकेंडली स्टार्ट करना पड़ेगा इसको इस टाइम पे, है ना, एनी डे बिटवीन दिस, तो स्टार्टिंग टाइम ये होगा इसका। तो क्या ये बात सही है? हाँ, आपको पता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जैसे लाइक माला डी, माला एन, उनका प्रोसेस यही होता है। तो वी कैन से जो आपके पास कौन सी हार्मोनल आयोड या कंबाइन पिल्स होती है ना, जो कंबाइन पिल्स होती हैं लाइक माला डी, माला एन, इनका प्रोसेस यही होता है कि उनको आपको इस टाइम पे स्टार्ट करना है और इस टाइम तक आपको लगातार लेना है। नेक्स्ट, दे कंटेन स्मॉल डोसेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। क्या इनके पास प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का स्मॉल डोज होता है? बिल्कुल सही है, ये हार्मोन्स होते हैं इनके पास। क्या ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को? यस, क्योंकि आप जानते हैं इनके पास प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल है, और अगर ये ज़्यादा होगा तो एनी हाउ ये तो हो नहीं सकता ना, तो इसकी वजह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है ओवम एंड स्पर्म जो है वो प्रिवेंट होंगे फिजिकल मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ दीज बैरियर्स। तो यार ये फिजिकल बैरियर्स नहीं है, लाइक कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल्ट, ये इनकी तरह काम नहीं करते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करने वाले फिजिकली। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कौन सी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। फाइन, 14 पे आते हैं। सेइंग प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मीन फॉर प्रिवेंटिंग। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, वो कैसे प्रिवेंट करता है और कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है? तो हम जानते हैं कि यार मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है आपको पता है? FSH एंड LH, जो कि आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इनका लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इनके लेवल कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? इनके कम होने की वजह से दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपको पता है फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, फॉलिकल डेवलपमेंट जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी, और दूसरा आप जानते हैं कि LH नहीं है तो LH का सर्ज नहीं आएगा, LH सर्ज नहीं होगा तो फिर ओवुलेशन भी नहीं होगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं? ये ओवुलेशन से प्रिवेंट करते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 15 क्वेश्चन, saying oral contraceptive pills prevent dash and implantation as well as alter the quality of this। तो बेसिकली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो क्या करते हैं? ओवुलेशन से बचाएंगे, हमने अभी देखा। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये ओवुलेशन से बचाती हैं और इम्प्लांटेशन से बचाती हैं। कैसे? बाय ऑल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो ये म्यूकस के लेवल को भी इंक्रीज कर देती है। फाइन, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द यूट्रस, और मान लो ये यहाँ पे कहीं सर्विक्स है, ये वेजाइना है और ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स में क्या करेंगे? ये म्यूकस क्लॉट फॉर्म कर देंगे, दैट इज अ म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग। तो इन वाले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने से क्या होगा? म्यूकस प्लग, मतलब जो सर्विक्स में म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उस वजह से वहाँ पे एक प्लग बन जाएगा, तो स्पर्म एनी हाउ एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है। पहली बात तो ये स्पर्म की एंट्री को रोक रही है, पहली प्रोटेक्शन। मान लो फिर भी स्पर्म एंटर कर गया तो फिर क्या करेंगे? ये ओवुलेशन से बचा लेंगे कि ओवम ही ना बन पाए, तो ओवुलेशन से बचा रही है। मान लो ओवुलेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तब भी ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देंगी और यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी। तो ये बेस्ट है ना? हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तीनों तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पहला, ये जो है ये स्पर्म की एंट्री मतलब इंसेमिनेशन से बचा लेंगी, इंसेमिनेशन नहीं होने देंगी। दूसरा, इंसेमिनेशन हो भी गया तो फिर ये ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी। और मान लो अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो इन दैट केस ये इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देंगी, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देंगी। फाइन, सो दिस इज द बेस्ट, और वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन 16 इज सेइंग दैट मैच द फॉलोइंग। आपको इनको मैच करना है, तो मैच वाले क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको है ना कि आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज इनसे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। देखा जाए तो पहला कह रहा है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। तो आपके जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं, याद है आपको? मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड और आपके लास्ट कॉपर रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में आपके लिपेज लूप आते हैं, राइट? तो आप कहते हैं लिपेज लूप क्या हो जाएंगे? आपके नॉन मेडिकेटेड हो जाएंगे। फाइन, तो इसका ये हो जाएगा। चलो ये आपको याद नहीं है, मान लो ये तो याद होगा ना, कॉपर रिलीजिंग कौन से होते हैं? कॉपर रिलीजिंग आपको कॉपर टी होता है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। तो देखो बी का थर्ड कौन सा है? सिर्फ ये है इसमें, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
फाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जानते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं। डन है, हो गया। 17 पे आ जाओ। Saying that which of the following contraceptive methods will involve the role of hormones, इनमें से कौन सा वो मेथड है जिसमें हॉर्मोन्स का रोल प्ले होगा, आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यार आपके पास जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, दिस इज अ मेथड जहाँ पे आपके प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है ना उनका इस्तेमाल होने वाला है। सेकंड जो PIL है और आपकी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो पिल्स में हम कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, पिल्स में इस्तेमाल होता है आपके प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन। और जो लास्ट वाला है उसमें भी सेम का ही इस्तेमाल होगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी इन ही दोनों हार्मोन्स का इस्तेमाल एनी हाउ होता है। फाइन, तो ये तीनों ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आप अल्टीमेटली हार्मोन्स की मदद से ही कॉन्ट्रासेप्टिव बना रहे हो या फिर उनकी मदद से आप उन्हें रोक रहे हैं। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 18 पे आते हैं। सेइंग द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली क्या करती है, मैंने आपको पीछे लिखवाया है, पूरी डिटेल लिखवा दिया है सहेली की। अब अगर मान लो इससे कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो एनी हाउ होपफुली आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सहेली में क्या आपके पास, इट प्रिवेंट द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ब्लॉक कर देगा जिससे क्या हो ना पाए, इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है, यूट्रस के अंदर। वी कैन से दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में दिया हुआ ये आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लॉक करता है क्या, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को यूट्रस में, ताकि इम्प्लांटेशन एनी हाउ ना हो पाए। फाइन, तो दिस इज द करेक्ट वन। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। होपफुली क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। सर टाइम तो दो अटेम्प्ट करने का, लो टाइम ले लो, करो अटेम्प्ट इसको एक बार खुद से। चलो देखें आगे। तो कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें सोचने से लगता है कि सर इंडिया में तो कॉन्डम्स होंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बट नो, है ना, बैरियर मेथड्स इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। फॉरेन कंट्रीज़ में बैरियर मेथड्स पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है। ऑल्दो मतलब वहाँ पे मिक्स होता है, मतलब वहाँ पे आयोडीज का इस्तेमाल भी होता है ना, बैरियर्स का भी इस्तेमाल होता है। मगर इंडिया में स्पेसिफिकली बात की जाए ना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आपके आयोडीज, है ना। सुनने में शायद शॉकिंग होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा, बट हाँ दिस इज द ट्रुथ कि आयोडीज जो है दे आर मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन इंडिया। फाइन, तो कपल्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर इसी को करते हैं। आते हैं 20 क्वेश्चन पे। सेइंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जो होता है ना, MTP, हालांकि मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कह रहा है MTP जो है इज कंसिडर टू बी अ सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP जो है वो कितने प्रेगनेंसी के कौन से वीक तक सेफ है ना। तो देखो बात की जाए तो 12 वीक्स इज द करेक्ट आंसर। कि अगर मान लो MTP पहली बात तो इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब मान लो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर लीड्स टू प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। और ऐसे नहीं कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं, जैसे मान लो आईओडीज हो गया, जो डॉक्टर ने इंप्लांट किया था, तो मान लो फीमेल की बॉडी के अंदर एक डॉक्टर ने इंप्लांट किया है आईओडी, अब वो मान लो आईओडी काम ही नहीं किया और प्रेगनेंसी हो गई, लल्ला आ गया, कपल को नहीं चाहिए, तो इन दैट केस लीगली दे कैन गो फॉर MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। रेप केसेस हो गए, वहाँ पे वो MTP को लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन MTP में जो आप पिल्स लेने वाले हो ना, जो आप मेडिसिन लेने वाले हो, वो एनी हाउ आपको 12 वीक्स के बीच में लेनी पड़ेगी। 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आप मतलब पिल्स नहीं, मतलब मेडिकल अबॉर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन जो है वो आपको पहले 12 वीक्स में या फिर एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद करवाओगे तो फिर वो इन्फेक्टिव होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। हालांकि एक्चुअल की आप बात करो, प्रैक्टिकली अगर आप बात करो, है ना, अगर आप एक डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर बोलेगा कि 24 महीने तक, 22 महीने तक भी ठीक है, सॉरी 22 वीक, 24 वीक तक भी वो ठीक है, करवा सकते हैं, मगर NCERT के हिसाब से वो 12 वीक्स का दिया हुआ है, तो आपको यही आंसर याद करना है। डन, नेक्स्ट पे आ जाए। 21st क्वेश्चन। सेइंग प्रोजेस्टेरोन और LNG क्या है, हमने पढ़ लिया है, दीज आर व्हाट, नथिंग बट द हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और LNG। 22nd, सेइंग दैट असर्शन इज कॉपर टी इज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल। यस, कॉपर टी, कॉपर ये क्या आपकी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, दे आर इफेक्टिव।
नेक्स्ट कह रहा है कॉपर टी जो है प्रिवेंट करती है पासेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अप टू द फेलोपियन ट्यूब। हाँ, बिकॉज दे आर सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी, दे आर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कर रही है। तो इन दोनों कारणों की वजह से ये स्पर्म को पहुंचने ही नहीं देंगी फेलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दो काम है इसके, पहला सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और दूसरा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फाइन, तो ये दो काम होते हैं इसके, एंड वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग ईच अदर वेल इनफ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डन, आ गया भाई समझ में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ पढ़ा था हमने इससे पहले? अबाउट दिस। तो यहाँ पे सप्रेसिस की ना स्पेलिंग ठीक कर लो, SUPP, सप्रेसिस स्पर्म मोटिलिटी। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 23 सॉरी। 23 इज सेइंग आईओडी सप्रेसेस द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। क्या आईओडी जो होते हैं वो गैमेटोजेनेसिस को रोक देते हैं क्या? तो यार ऐसा हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो गैमेटोजेनेसिस को ही रोक दे, बिकॉज दैट्स अगेंस्ट नेचर। इवन जो आपके परमानेंट मेथड्स हैं लाइक ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, वो भी गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोकते। फाइन, तो वी कैन से फर्स्ट स्टेटमेंट तो बॉस यहाँ पे गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटरस। क्या ये फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं आपके आयोडीज? तो आप कह सकते हैं कि यार आपके जो सारे के सारे आयोडीज है ना वो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉपर रिलीजिंग है वो फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके हार्मोनल रिलीजिंग है ना, ये सब आपके इंक्रीज नहीं करते, तो सारे के सारे नहीं करेंगे, राइट। तो वी कैन से ये जो हो रखा है इसे हटा दो। हाँ, देखा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि यार सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज सेकंड वाले में भी क्या है, इसमें लिखा हुआ है सारे के सारे आयोडीज, नहीं सिर्फ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज ऐसा करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 24 पे आते हैं। कह रहा है द कॉपर आयन ऑफ द आयोडीज। जो कॉपर आयन्स हैं आयोडीज के अंदर, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। और जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है उसमें अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि क्या ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटीज को? हाँ। और क्या उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है, मतलब जो हाइपर एक्टिविटी होती है, उसे भी रिड्यूस करते हैं क्या? यस। तो ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्पर्म को भी रिड्यूस करते हैं और साथ में फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, साथ में सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। 25 पे आ जाओ। ऑप्शंस दिए, मैच करना है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको आंसर्स आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। पहले खुद से अटेम्प्ट मारो, फिर साथ में करेंगे। आपको शायद दिख ना रहा हो तो मैं इसको जूम इन कर दूं क्या? वैसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ना, और जूम इन शायद इतना होगा भी नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसे देखो। तो कह रहा है कि आयोडीज जो है ना क्या होती है आपको पता है? तो अगर आयोडीज की बात की जाए, अच्छा जो हमें पहले आता है पहले उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इन सब में से देखा जाए तो आपकी जो पिल्स होती है ना, आपकी जो पिल्स होती है, अच्छा आयोडीज कौन सी है? आयोडी आपको पता है LNG-20 और परिष्टसट, ये दोनों आयोडीज के एग्जांपल है। तो भाई ए का तो हो गया आपका फिफ्थ आंसर, तो ये हो गया ए का, ठीक है। और देखो ए का फिफ्थ ना बस एक ही में दिया हुआ है, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। तो बी जो कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स क्या करते हैं आपका? कॉन्डम्स जो होते हैं दे प्रिवेंट द इजैकुलेशन सीमन इनटू द फीमेल जेनिटेलिया। बिल्कुल सही है, ये एंट्री नहीं होने देंगे स्पर्म की। तो बी का आपका ये फोर्थ हो गया, राइट। सी क्या करे आपसे? डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। तो ये सर्विक्स में लगाई जाती है, दे आर रिवर्सिबल, मगर ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करेंगी। तो वी कैन से जो सी है उसका ये हो जाएगा। जो आपका डी है उसका क्या हो जाएगा? इम्प्लांट्स जो होते हैं, इम्प्लांट्स क्या करते हैं आपके? इट्स अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिमिलर टू पिल्स। जैसे पिल्स काम करते हैं वैसे इम्प्लांट्स काम करते हैं। इम्प्लांट्स में होता क्या है, हमारे पास सिलिका की रॉड होती है, 6 रॉड्स होती हैं, उनमें भी सेम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और ग्रेजुअली वो आपके ब्लड के थ्रू रिलीज होता रहता है ओवरी के अंदर, या आप कह सकते हैं यूट्रस के अंदर, राइट। तो सेम वैसे ही काम करते हैं। तो वी कैन से डी का आपका ये हो जाएगा। और लास्ट ई जो है पिल्स क्या होती हैं? पिल्स आपका ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगी, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगी, और इंसेमिनेशन को भी इनहिबिट करेंगी बाय सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके, ये हमने अभी पढ़ा था। फाइन, तो आप कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जो सवाल मुश्किल दिखता है बायोलॉजी में वो उतना मुश्किल होता नहीं है, वो उतना ही आसान होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रोजेस्टेरोन जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है,
मतलब प्रोजेस्टेरॉन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, तो आपको पढ़ा दिया है मैंने, है ना, कि वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 27, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे बच्चे हमेशा भूल जाते हैं या इसमें ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कह रहा है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं दे आर इफेक्टिव इफ यूज विद इन। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये सिर्फ तभी बेसिकली यूज़ की जाएंगी, लाइक वो इफेक्टिवली काम करेंगी जब आप उन्हें किस समय में इस्तेमाल करोगे। तो पहली बात तो होती कब है यूज एमरजेंसी जो पिल्स होती हैं, तो रेप केसेस में, या फिर मान लो बेसिकली अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उस टाइम पे सेम एमटीपी की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर ये इंस्टेंटली यूज़ करनी होती है। तो इट्स लाइक अगर को 72 आफ्टर क्वाइटस या 72 ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन या इम्प्लांटेशन, तो जिस दिन क्वाइटस हुआ है ना उस दिन के 72 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता है कि यार देखो 14th डे जो है वो ओवुलेशन का समय है। आपको पता है जिस दिन भी फर्टिलाइजेशन होगा ना, जिस दिन भी क्वाइटस हुआ है, क्वाइटस से फर्टिलाइजेशन होने के लिए कितना समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है, 2 डेज का, है ना, मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच का समय लगता है। 2 दिन तो ये काउंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होने में कितना समय लगता है, तो आपको पता है 6th डे पे, डे 6th पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 मतलब मैक्सिमम 3 दिन ले लो, है ना, हमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। तो एनी हाउ 2 से 3 दिन के बीच में अगर आपने इसको इस्तेमाल किया ना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एक बार अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एमटीपी करना पड़ेगा, राइट, जो अगेन मुश्किल है, जिसमें मदर की डेथ भी हो सकती है और बेबी की भी हो सकती है। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें एक पिल्स लेनी है, वो पिल्स क्या करेंगे, वो टैबलेट्स जो हैं वो ये सारा काम कर देंगी। तो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसमें जो मदर है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बहुत कम चांसेस है मगर हो सकता है, ठीक है। यूट्रस कैंसर हो सकता है। इसके अलावा नोजियाटिक फीलिंग होगी, वॉमिटिंग आएगी, हाई फीवर आएगा, हेडेक होगा, ये सब कुछ होने वाला है मदर के साथ, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 28th क्वेश्चन पे। अगेन मैच करना है, तो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना, गजब सवाल है, करो ध्यान से। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं आपको पता है क्या, ये क्या करती हैं, क्या करती हैं, तो आपको पता है प्रिवेंटिंग द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स इज द फंक्शन ऑफ कॉन्डम्स, तो इसका बी हो जाएगा फर्स्ट का। वासेक्टोमी जो होता है क्या करता है, वासेक्टोमी जो है ये स्पर्म कंटेन नो सीमन, तो वासेक्टोमी में क्या होगा, सीमन तो निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होने वाले हैं, तो इसका सी हो जाएगा। कॉपर टी जो है क्या करती है, कॉपर टी आपका ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है क्या, नहीं, तो कॉपर टी जो है ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे, तो डी इसका हो जाएगा और ए का ये हो जाएगा। अब आप मैच कर लीजिए, तो देखा जाए तो बी का फर्स्ट और ए का क्या होगा, ए का हो जाएगा थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन। 29 देखो, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या दिखाया हुआ है आपको, बहुत सिंपल सी बात है ना, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, ये क्या है इन दोनों में से, ट्यूबेक्टोमी, राइट। तो क्या है, प्रिवेंट द एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस थ्रू इम्प्लांट फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या होगा, हमने ब्लॉक कर दिया है रास्ते को, पाथवे को, ताकि आपका जो ओवम है या जो जाइगोट है वो आगे पहुंच ही ना पाए। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर ना, है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल। तो ओरल पिल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस होते हैं, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। होपफुली आपको मजा आया होगा एंड हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। तो इस पर आपको और 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हमने जो क्वेश्चंस लगाए हैं, होपफुली ये काफ़ी आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस में से बन रहे हैं, बिकॉज चैप्टर ईजी है ना। तो यू जस्ट कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एनी पर्टिकुलर चैप्टर तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, लक्ष्य सर बायोलॉजी, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप सिंपली ये जो वीडियो आपके सामने दिख रही है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप इस पूरे वन शॉट को भी देख सकते हैं, ठीक है। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।